हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं महेश कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल शिव कृपा क्लासेस पर आप सबका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग इसके पहले वीडियो में भारतीय इतिहास विषय के महाजनपद काल को कवर करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें दोस्तों हमारे पहले वीडियो में 36 क्वेश्चन को कवर किया गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन से आगे को कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, महाजनपद काल से टोटल 55 क्वेश्चन लिए गए हैं, जिसमें से 36 क्वेश्चन इसके पहले वीडियो में कवर किया गया था। दोस्तों, आप पहले उस वीडियो को देखें महाजनपद काल में, फिर पुनः इस वीडियो को आप लोग देखें। इस तरह से हम प्राचीन इतिहास के महाजनपद काल को पूरी तरह से कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन से कवर करते हैं। दोस्तों, ये रहा हमारा 37 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले वीडियो में 36 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए थे। चलिए दोस्तों, हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो दोस्तों, शिशुनाग ने अवंती का को अपने राज्य में विलय किया था, वत्स को भी किया था, कौशल को भी किया था, लेकिन काशी को नहीं किया था। तो हमारा विकल्प नंबर डी काशी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले क्वेश्चन 36 में हम लोग पढ़े थे कि मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। किसने किया उसको हम लोग पढ़े थे। यहाँ थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आंसर दोस्तों शिशुनाग का काशी बनना है। 38 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में। अब काशी और लिच्छवी जो रह गया, उसका विलय मगध साम्राज्य में किसने किया, ये हमारा 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किया था, अजातशत्रु ने। इस तरह से दोस्तों ये हमारा 38 नंबर क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी आंसर होगा। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? 39 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? पहला है दोस्तों, पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदरथ ने की। बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका दोस्तों। दूसरा दोस्तों बी नंबर विकल्प, महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सब क्षत्रांतक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकरार की उपाधि है। दोस्तों ये गलत है। यहाँ तक महापद्मनंद ने इसका विस्तार किया, सब क्षत्रांतक उपाधि तो उन्होंने धारण की थी, लेकिन आगे का स्टेटमेंट गलत है, इसलिए विकल्प नंबर बी भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानी थी, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। ये क्रम आपका गलत लगाया गया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और डी नंबर विकल्प दोस्तों, तो तीनों गलत हो जाने के कारण इनमें से कोई नहीं, यानी विकल्प नंबर डी आपका आंसर बनेगा। ये तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। 40 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? सिकंदर के आक्रमण के समय, पुनः रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। सिकंदर के समय आप लोग जानते हैं नंद वंश का शासन था, यानी विकल्प नंबर ये हमारा आंसर होगा, नंद वंश का शासन था सिकंदर के आक्रमण के समय। 41 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा यह ईसा पूर्व 6ठी सदी में, निम्नलिखित में से 6ठी सदी से दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन बने। 6ठी सदी काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है भारतीय इतिहास प्राचीन भाग में। प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, कौन सा था दोस्तों, ये आपको बताना है। 41 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, फिर वही दोस्तों घूम घुमा के रिपीटेड क्वेश्चन। नंदवंश जो शासक था वो कहाँ, मगध का था दोस्तों, वही सबसे शक्तिशाली था, इसलिए विकल्प नंबर डी हमारा यहाँ पे आंसर हो रहा है, मगध। 42 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्या निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? ईरानी आक्रमण जो भारत पर हुए दोस्तों, उसके क्या क्या प्रभाव हुए, उन्होंने क्या क्या किया, इस चीज़ को यहाँ पे आपको बताना है क्रम वाइज। तो दोस्तों पहला विकल्प क्या है, ये नंबर है खरोष्ठी लिपि का प्रचार। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, खरोष्ठी लिपि का प्रचार उस समय देखा गया ईरानी आक्रमण के प्रभाव के कारण। दूसरा है दोस्तों अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ये भी सही जाएगा दोस्तों, दूसरा भी सही है, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार उस समय किया गया। तीसरा देखते हैं ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, ये भी किया गया दोस्तों, तीसरा भी जा रहा है, पहला भी जा रहा है और दूसरा भी जा रहा है।
अब हम लोग चौथा देख रहे हैं दोस्तों, घंटाकार के गुंबज की कला का प्रचार। ये भी दोस्तों प्रभाव उस टाइम देखा गया, यानी चौथा भी सही है। और पाँचवा, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति बिल्कुल की गई दोस्तों, ये भी सही है। यानी हमारे पांचों विकल्प यहाँ स्टेट में सही जा रहे हैं। हमारा आंसर बनेगा दोस्तों 1 2 3 4 5। अब हम लोग विकल्प में देखेंगे दोस्तों, 1 2 3 4, 1 2 3 5, 1 2 3 5। डी नंबर क्या है? 1 2 3 4 5। हमारा डी नंबर विकल्प दोस्तों सही जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी विकल्प नंबर डी हमारा 42 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। हम लोग देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, हम लोग इसको देखें। सॉरी दोस्तों, निम्न में से कौन सा सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? सिकंदर के आक्रमण का क्या प्रभाव नहीं उस समय देखा गया, ये आपको 43 नंबर क्वेश्चन में बताने दोस्तों। तो पहला क्या है दोस्तों, ये नंबर विकल्प, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, बिल्कुल गलत है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहला तो गलत है। दूसरा देखते हैं, इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, ये भी गलत है दोस्तों, ऐसा भी नहीं हुआ। तीसरा दोस्तों, सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। सी नंबर भी गलत है। अब तो हमारा डी नंबर अपने आप ही छट जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये तीनों ए बी सी गलत जा चुके हैं, प्रभाव उस समय ये नहीं था। डी नंबर देखते हैं दोस्तों, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, बिल्कुल सही। उन्होंने भारत को क्या कहा था? यूनान की रियासत बनाया था दोस्तों, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा आंसर हो रहा है दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, किस में नहीं थी दोस्तों, और कहाँ कहाँ पे जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, ये आपको बताना है। नहीं, इस पर ध्यान रखना दोस्तों, नहीं पूछा जा रहा है। तो पहला है दोस्तों ये कपिलवस्तु के शाक्य, यहाँ पे थी दोस्तों गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, कपिलवस्तु के शाक्य में भी थी। दूसरा दोस्तों बी नंबर, कुशीनगर के मल्ल, यहाँ पर भी थी दोस्तों, कुशीनगर के मल्ल में भी थी। सी नंबर, वैशाली के लिच्छवी में भी थी दोस्तों। ये बी और सी यहाँ पे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी दोस्तों। डी और पूछा जा रहा है नहीं, तो अब अपने आप दोस्तों विकल्प नंबर डी छट रहा है, मगध। मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, यानी विकल्प नंबर डी यहाँ पर हमारा आंसर होगा दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन का। अब हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे सोनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला, नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो दोस्तों देखते हैं चारों विकल्प, किसने अस्थायी सेना रखा? तो दोस्तों ये नंबर है बिंबिसार, बस यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिंबिसार ने अस्थायी सेना रखी थी, यानी विकल्प नंबर ये हमारा आंसर होगा 45 क्वेश्चन का। अजातशत्रु में दोस्तों ऐसा था नहीं, ये गलत हो जाएगा। उदयन भी गलत हो जाएगा और शिशुनाग भी गलत हो जाएगा, यानी बिंबिसार उन्होंने अस्थायी नियमित सेना रखने वाला एक शासक था दोस्तों। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? भयानक सेना का स्वामी, तो दोस्तों भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था जो है महापद्मनंद को। आप लोग जानते हैं, जीके में इस चीज़ को पढ़ चुके होंगे दोस्तों, महापद्मनंद को भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था, यानी 46 नंबर क्वेश्चन का विकल्प नंबर ये हमारा आंसर हो रहा है दोस्तों। अब हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। डेरियस दारेबाहु, थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, ने 516 बीसी यानी ईसा पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रिय यानी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था, उसको कितना राजस्व प्राप्त होता है ये बताना दोस्तों। यहाँ टैलेंट के रूप में दोस्तों पैसे को दिखाया गया है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 360 टैलेंट, यानी हमारा विकल्प नंबर ये आंसर बनेगा 360 टैलेंट। और ये तीनों विकल्प दोस्तों 370, 260, 270 गलत जा रहे हैं, 360 हमारा आंसर आ रहा है दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार, सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार आपको बताने दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 है। तो भारत आने वाले इतिहासकारों में नहीं था, आपको बताना है दोस्तों। तो सिकंदर के साथ आने वाले इतिहासकार जो थे दोस्तों वो निर्याकस था, बिल्कुल सही है। एनास्कीटस था, ये भी सही है। एरिस्टोबुलस था, ये भी सही है। ये तीनों इतिहासकार थे जो सिकंदर के साथ भारत आए थे। और
हेराडोटस दोस्तों जिन्होंने हिस्टोरिका को लिखा है, वो भारत आने वाला सिकंदर का समकालीन या सिकंदर के साथ भारत आने वाला जो इतिहासकार नहीं था। इसलिए अब हमारा विकल्प दोस्तों विकल्प नंबर डी होगा, हेराडोटस नहीं था। यह हमको बताना था नहीं। नहीं में दोस्तों हमारा हेराडोटस आ रहा है। बाकी ये बी और सी ये तीनों इतिहासकार थे जिन्होंने सिकंदर के साथ भारत आए थे। 49 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था दोस्तों? श्रेष्ठिन कहा जाता था। यानी विकल्प नंबर ये हमारा आंसर हो रहा है, श्रेष्ठिन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा 50 नंबर क्वेश्चन, गृहपति का अर्थ। गृहपति का अर्थ आपको बताएं दोस्तों, लिस्ट में आप बार बार देख चुके होंगे। गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। क्या होता है? धनी किसान। गृहपति का अर्थ धनी किसान, यानी विकल्प नंबर ये हमारा आंसर। दोस्तों हम क्वेश्चन और आंसर को बार बार बोल रहे हैं ताकि आप बार बार इनकर इससे प्रिपेयर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक दोस्तों आपको याद रहे। दोस्तों लूसेंट जीके के सभी क्वेश्चनों को आप रिवीजन ज़रूर कीजिएगा और इसको दोस्तों बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं इनमें इन प्रश्नों का दारोमदार होता है। 51 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 51 नंबर क्वेश्चन दोस्तों मिलाने वाला क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, अष्टकुलक के सामने दोस्तों क्या लिखा हुआ है? परामर्शदायी संस्था, महापात्र के आगे उच्च कोर्ट के अधिकारी, बलि साधक के आगे किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी, और दोस्तों डी नंबर क्या है? शौलिक या शुल्काध्यक्ष, शिल्पों व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। इस तरह से ABCD 1 2 3 4 करके विकल्प है दोस्तों। और अब चलिए हम लोग इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा क्वेश्चन को और दोस्तों विकल्प को सामने कर लें ताकि एलिमिनेशन करने में कोई कठिनाई हो। दोस्तों थोड़ा आप भी इस पर ध्यान दीजिए। 1 2 अगर आप एलिमिनेट कर लें तो हो सकता है कि आप निश्चित आंसर तक पहुंच सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों देखने में आपको बड़े लगते हैं, लेकिन ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। इसमें आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं, एलिमिनेशन पद्धति को अपनाएं तो निश्चित ही आप आंसर तक लगा सकते हैं। क्योंकि ये के आंसर को लगाने के लिए दोस्तों आपके पास 4 क्वेश्चन, इसको मान के चलिए कि ABCD करके 4 क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये में भी अगर आपका दिमाग लग गया, आपने कहीं सुना या पढ़ा और इससे एलिमिनेशन किया तो दोस्तों इसमें आंसर तक पहुँचने की काफ़ी संभावना रहती है। चलिए दोस्तों हम लोग इसको एलिमिनेट करते हैं। अष्टकुलक परामर्शदायी संस्था, ये पहला दोस्तों बिल्कुल मिला हुआ है। अष्टकुलक परामर्शदायी संस्था यानी ये का 1 ही होगा, तो हमारा दोस्तों 2 छट गया। देखिए बी भी छट गया, बी गलत हो गया हमारा। इस तरह से हम इसको एलिमिनेट करते हैं दोस्तों और क्वेश्चन ईजी हो जाता है और आसानी से हम लोग उत्तर तक पहुंच जाते हैं। अब हमारे पास केवल ये बचा है और डी बचा है, यानी ये और डी में ही हमारा आंसर है। दूसरा देखते हैं दोस्तों, महापात्र। महापात्र उस टाइम कहा जाता था दोस्तों जो उच्च कोटि के अधिकारी होते थे उनको महापात्र कहा जाता था। यानी बी भी हमारा मिला हुआ है, बी मिला हुआ है तो हम सीधा करके और इसको अब एलिमिनेशन एक बार करेंगे। तो दोस्तों अभी तो हमारी लड़ाई उसी पे चल रही है, 20 में भी है, 2 यहाँ पे भी है, ये में भी है, सी में भी है। अब हम अभी नहीं छाँट सकते दोनों में। सी नंबर में एक तरफ 3 दिया गया है, एक तरफ 4 दिया गया है। इसी में दोस्तों अगर सी नंबर का हम छाड़ लेंगे तो इस तक पहुँच जाएंगे। सी नंबर क्या है दोस्तों? किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी, बलि साधक। बिल्कुल सही ये भी है दोस्तों। बलि साधक उसे कहा जाता था जो किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी होता था, यानी सी नंबर दोस्तों। सी का हमारा मिला हुआ है, सी का हम 3 देखेंगे किसमें। सी का 3 दोस्तों हमारा विकल्प नंबर ये में मिल रहा है, तो ये में मिल रहा है दोस्तों। और यहाँ पे सी में 4 दिया हुआ है तो हमारा सी भी छट गया दोस्तों। हम तीसरा का आंसर निकाल के हमने दोस्तों आंसर तक पहुँच गए। डी नंबर मिला या ना मिलाए, लेकिन जानकारी की ज़रूरत है दोस्तों। विकल्प में क्या क्या डाल दिए जाते हैं, जरूरी नहीं है कि यही उस विकल्प में मिल जाए जो आप एग्जाम हाल में बैठे प्रश्न पत्र में पढ़ें, इसलिए हम चौथे को भी देखेंगे। शौलिक या शुल्काध्यक्ष कहा जाता था दोस्तों शिल्पियों व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी, यानी डी भी मिला हुआ है। इस तरह से हमारा ABCD 1 2 3 4 बनना है दोस्तों। तो हमारा विकल्प नंबर ये यहाँ पे आंसर बनना है, इसको हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ये आपको बताना है दोस्तों। इसका सीधा सा आंसर है दोस्तों अजातशत्रु। अजातशत्रु ने ऐसा किया था, उन्होंने अपने पिता को मारा, इनके पुत्र ने इनको मारा। इस तरह से ये लोग गद्दी पर बैठते रहे दोस्तों। तो इसका आंसर 52 का बी नंबर
विकल्प आपका आंसर बनना है अजात शत्रु। 53 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र जो वैशाली में स्थापित किया गया वो किसके द्वारा किया गया, ये आपको बताना दोस्तों। तो ये लिच्छवी के द्वारा किया गया दोस्तों, लिच्छवी के शासक के द्वारा। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पर आप देख लें 38वीं 48वीं 52वीं बीपीएससी 2008 में पूछा गया। तो दोस्तों इसका आंसर बनना है आपका विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा, लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया, यानी विकल्प नंबर डी हमारा आंसर हो रहा है 53 नंबर क्वेश्चन का। अब हम लोग देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 54 सूची है, दो तरफ इसको मिलाना है। महाजनपद दिया गया है, उनकी राजधानी दी गई दोस्तों। थोड़ा आप भी इस पर ध्यान करें दोस्तों, ये क्वेश्चन हम लोग रिपीटेड पाए हुए हैं, इसमें से कुछ हम लोग मिला चुके हैं पहले सूची में, वहाँ से एक दो अगर छान ले कांस्टेंट होकर देख लें तो यहाँ थोड़ा सा दोस्तों आप आंसर तक पहुँचने की संभावना बना सकते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पे देखिए यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों महाजनपद और महाजनपद की जुड़ी राजधानियों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों कुरु का आप लोग जानते ही हैं, कुरु का हमारा पांचाल हो रहा है, कुरु का हमारा पांचाल हो रहा है, यानी 1 का 4 हो रहा है, 1 का 4 हो रहा है कुरु का हमारा पांचाल। अब हम लोग विकल्प पहले देखेंगे, 1 का 4 किस में दिया हुआ है? ये नंबर में। तो दोस्तों बी में भी दिया हुआ है और डी में भी दिया हुआ है, तो हम लोग ये और सी को काट देंगे, इस तरह से एलिमिनेट करेंगे। अब हमारे पास 2 ही विकल्प हैं, यानी हमारे क्वेश्चन को सही होने की संभावना दोस्तों, जहाँ 1/4 था अब 1/2 हो गया है, क्योंकि 2 विकल्प छट गए हैं, 50-50 का मुकाबला है। चलिए आगे देखते हैं। कुरु का हमारा पांचाल हो ही चुका है, अब पांचाल का दिया हुआ सीधा दोस्तों, इनको देखिए। कुरु का हमारा इंद्रप्रस्थ हुआ सोरो दोस्तों। अब हम लोग पांचाल का देखेंगे, बी नंबर विकल्प का। पांचाल का दोस्तों अहिछत्र, आपने देखा होगा अगर 16 जनपद और 16 जनपद से जुड़ी राजधानियों को पढ़ा होगा दोस्तों थोड़ा सा भी, तो यहाँ से आप एलिमिनेशन बराबर करेंगे। महाजनपद काल से ही क्वेश्चन है। पांचाल का दोस्तों क्या बनना है? अहिछत्र। तो हम लोग बी का 3 पे जाएंगे, बी का 3। अब विकल्प पे चले दोस्तों, विकल्प पे चलेंगे तो यहाँ पे 2 आ रहा है 4 के बाद, ये आपका गलत। हम अपने आंसर तक 2 ही विकल्प को इसमें करके पहुँच चुके हैं, लेकिन हम चूँकि चारों को मिलाने की कोशिश करेंगे। तो 4 और 3 बी में बन रहा है दोस्तों। अब कौशल को देखते हैं दोस्तों। कौशल आप लोग जानते हैं, कौशल श्रावस्ती या साकेत कह लीजिए, यानी सी का 1 बनना है, ये भी बनना है सी नंबर में। यहाँ पे देखिए दोस्तों विकल्प नंबर बी में। और वत्स का दोस्तों कौशाम्बी बन ही रहा है, ये रिपीटेड है, थोड़ी देर पहले इसको पढ़ चुके हैं। इस तरह से दोस्तों हमारा बन गया 4 3 1 2, 4 3 1 2 हमारा बी नंबर विकल्प है, इसलिए हमारा बी नंबर विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन और आज का ये प्राचीन भारत का आखिरी क्वेश्चन महाजनपद काल से। इसके बाद हम लोग अगले नेक्स्ट टॉपिक पर धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे, जो 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4थी सदी ईसा पूर्व मानी जाती है। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज इस टॉपिक का, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले आप पढ़ चुके हैं। वो क्या है? अंगुत्तर निकाय है, बस ये इसका आंसर बनेगा 55 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। चलिए दोस्तों ये हमारा 55 नंबर क्वेश्चन पूरा हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों हम लोग धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि दोस्तों जीएस के सभी विषयों के वीडियोस आप तक क्रमवार सबसे पहले पहुंच चुके। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक में। नमस्कार दोस्तों।